सारे ऐसे इनसाइट्स जिसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, रियल वर्ल्ड एसेट्स होगा विच nobody can change and then you can trust ratings. अभी यार बहुत से लोग रेटिंग को ट्रस्ट ही नहीं करते इंडिया में, बोलते हैं कि ये फेक रेटिंग है, ये तो परचेज रेटिंग्स हैं. पावर्ड बाय देसी क्रिप्टो. तो आज आ गए हम ब्लॉकचेन बाइट्स के इवेंट के अंदर, जो है ब्लॉकचेन इंडिया का ऑफिस ग्रेटर कैलाश के अंदर, और यहाँ पे हमारे को अमेजिंगली क्विक्सवैप की टीम से मिले हैं. तो सर अपना इंट्रोडक्शन खुद ही देंगे. सर अब सबसे पहले आप अपना नाम बताइए. समीप सिंघानिया. और सर आपने अपनी क्रिप्टो की जर्नी कैसे स्टार्ट करी? मतलब अगर हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें, आपने कब मतलब पहली बार क्रिप्टो या बिटकॉइन या फिर किस कॉइन के थ्रू इंट्रोड्यूस हुए? मैंने अपनी क्रिप्टो जर्नी मैंने सुना तो क्रिप्टो के बारे में 2015 में था, राइट. एक कोई हैक हुआ था, कंप्यूटर हैक हुआ था, उसमें जो हैकर था उसने जो रैंसम मांगा था वो बिटकॉइन में था. बट मैंने एक्चुअल जो अपनी जर्नी स्टार्ट की है 17 से की है. नॉट एज एन इन्वेस्टर, आई एम अ डेवलपर बाय हार्ट. मतलब मैं एक डेवलपर हूँ, तो मैंने वहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट की है. 17 में मैंने फ्रीलांसिंग वर्ल्ड में आया था मैं. सो तब मुझे एक प्रोजेक्ट मिला था विच वॉज टू डेवलप समथिंग ऑन ब्लॉकचेन. सो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है. ठीक है. और मतलब यू आर वर्किंग प्रोफेशनल बिफोर दैट, या फिर आपने स्टार्ट ही मतलब एज अ फ्रीलांसर आपने मेंशन करा, फिर उसके बाद क्रिप्टो के या फिर ब्लॉकचेन में एज अ डेवलपमेंट साइड घुसे? नहीं, मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ बहुत पहले से. मैंने अपना जो करियर स्टार्ट किया दैट वाज इन 2013. सो 4 साल मैंने जॉब करी है. उसके बाद 17 में मुझे लगा कुछ करना चाहिए नया, तो फिर मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की. वहाँ से मेरी ब्लॉकचेन जर्नी स्टार्ट हुई है. और सर 2017 जैसा आपने बताया, तो फिर क्विक्सवैप के अंदर मतलब क्या 2017 मेरे ख्याल से इतना प्रोजेक्ट पुराना मेरे को खुद को भी नहीं पता. मैं आई एम अ पॉलीगॉन का पुराना यूज़र हूँ, पॉलीगॉन ब्लॉकचेन का. तो अगर कभी भी स्वैप करने होते हैं तो वी हैव द ऑप्शन क्विक्सवैप. काफ़ी टाइम से हमने 2021 के अंदर तो बहुत यूज़ करा है, क्योंकि कई सारे प्रोजेक्ट्स की लिस्टिंग होती थी, आइडियाज़ होते थे, तो वो पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के ऊपर इट वाज आवर फर्स्ट प्रेफरेंस. तो आप कब से क्विक्सवैप के साथ जुड़े हुए हैं, इस बारे में कुछ बताइए. नहीं, 17 में तो पॉलीगॉन मैटिक भी नहीं था, तो क्विक्सवैप कहाँ से होता. तो 17, 18, 19, 20 उस समय मैंने काफ़ी सारे और प्रोजेक्ट्स बिल्ड किए, प्रोडक्ट्स बिल्ड किए, सर्विस का काम किया, काफ़ी सारा बहुत सारे मल्टीपल डोमेन्स में काम किया. क्विक्सवैप जो एक्चुअली स्टार्ट हुआ है 2020 में हुआ था, राइट. सो 2020 से हमने ऑलमोस्ट आई थिंक अक्टूबर में स्टार्ट किया था, राइट. और तभी से हूँ मैं क्विक्सवैप के साथ. यू आर द फाउंडिंग मेंबर, मतलब जो टीम थी शुरुआत से ही आप? या वन ऑफ द कोर कंट्रीब्यूटर्स, राइट. सो वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर. आप जनरली क्या होता है ना, ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट में कोई फाउंडर नहीं होता है, क्योंकि ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स में जो प्रोडक्ट्स में जो भी होता है वो लाइक दैट्स ऑल कम्युनिटी, राइट. अगर आप शेयर होल्डिंग्स वगैरह भी देखोगे तो फाउंडर्स के पास कुछ भी नहीं. इट्स नॉट लाइक अ ट्रेडिशनल वेब 2 कंपनीज, राइट. सो आई पर्सनली फील नो वन इज अ फाउंडर इन एनी ब्लॉकचेन प्रोडक्ट. They are just core contributors, right? So because that's all they can do. Even as a even if you'll call me a founder, even as a founder, I don't have any access to the Quickswap protocol. I cannot do anything with it, because like it's self-running smart contract system on a blockchain which nobody can change, right? So that's why like founder wala term, ये सब चीज़ें doesn't make sense in blockchain industry. That's why like I call myself core contributor. हाँ नहीं सही, मतलब लाइक हम सबको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो उसके लिए जो सबसे पहले कुछ लोग आए कि हाँ चलो इस बैठ के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. सो यू आर द प्रॉब्लम सॉल्वर्स गाइज, जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं. और फिलहाल जैसे मैं यही जानना चाह रहा था कि क्विक्सवैप का अभी मतलब व्हाट्स नेक्स्ट, क्योंकि हमारे पास अगर हम पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के ऊपर बात करें तो हमारे पास क्विक्सवैप का ऑप्शन है, हमारे पास आईडेक्स और भी डिफरेंट डेक्सेस का ऑप्शन है. सो यू सी देम एज अ कॉम्पिटिशन और एज अ लाइक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द आई वुड से द स्पेस और द कम्युनिटी? They are not competitors, right? We are not competitor to anyone. Like they are important part of the space. बहुत important होता है कि अगर एक पर्टिकुलर डोमेन में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है ना, तो दैट मीन्स कि यार वो या तो उस चेन में कोई प्रॉब्लम है या उस डोमेन में कोई प्रॉब्लम है, राइट. तो तभी तो कोई और नहीं आ रहा है ना. एंड सिर्फ एक ही प्रोडक्ट कभी भी सॉल्व नहीं कर सकता. क्या इंडिया में सिर्फ एक ही बैंक है, राइट? हंड्रेड्स ऑफ बैंक्स आर देयर एंड एवरी बैंक इज यूटिलाइज्ड. हर बैंक के अंदर आप देखोगे अच्छे एसेट्स हैं, यूजर्स हैं, सब कुछ है. सिर्फ एक बैंक होती तो काम नहीं चलता ना, बिकॉज एक बैंक सारी नीड्स केटर नहीं कर सकती है. हर पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, हर पर्टिकुलर डेक्स का अपना यूज़ केस होता है, राइट. सो आई थिंक एवरीथिंग इज़ नेसेसरी. इनफैक्ट और डेक्सेस आने चाहिए, और एक्सचेंजेस आने चाहिए, और डीफाई नैरेटिव्स बिल्ड होने चाहिए. अगर वो चीज़ें होंगी तभी तो अल्टीमेटली इंडस्ट्री मैच्योर करेगी. सिर्फ एक प्रोडक्ट से कभी इंडस्ट्री मैच्योर नहीं कर सकती. सो दे आर नॉट कॉम्पिटिटर्स. आई थिंक वी वर्क टुगेदर. और सर मेरे को जैसे जानना था कि अभी हमने अमेजिंगली सर ने काफ़ी मतलब 2 घंटे का सेशन के बाद भी हमने सर को कन्विंस करा कि थोड़ा सा हमारी ऑडियंस के लिए भी. तो अभी जैसे हम देख रहे हैं कि बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर क्विक्सवैप का भी आप ही ने मतलब अभी यहाँ पे ब्यूटीफुली बताया कि हम किस तरीके से, मतलब आप खुद बताइए कि जो रीडिनोमिनेशन हुआ वो ऐसा नहीं है कि अभी हो गया या बहुत पहले हो गया. इट्स बीन लाइक 18 मंथ्स एज यू सेड कि वो जब से चल रहा है. सो क्या उसके अंदर इशू आया था, और आपने बताया कि क्या हमारी गलती भी थी कि हमने जो टोकन इसको इशू करे. इस बारे में थोड़ा सा इंसाइट मैं मानता हूँ रिपीट होगा हमारे लिए कम्युनिटी. सो एक्चुअली ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस होती है ना स्प्लिटिंग की, वो ट्रेडिशनल फाइनेंस में भी होती है. आप देखते हो शेयर स्प्लिट्स होते हैं,
आपको 1:1000, 1:10 के शेयर्स बहुत सी कंपनी TCS देती है, सब हर कोई देता है, बट वहाँ पे चीज़ें ईजी होती हैं क्योंकि वहाँ पे सिस्टम सेंट्रलाइज होते हैं, तो वो एक्सचेंजेस के संग काम करके दे कैन ईजिली डू इट। बट ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में जो टोकन होता है, इट्स अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, वी नीड टू अंडरस्टैंड। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक बार डिप्लॉय हो गया, आप उसे चेंज नहीं कर सकते, स्पेशली लाइक टोकन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, उसको अपग्रेडेबल नहीं बनाया जाता। तो अगर आपने एक बार बोल दिया कि यार 1 मिलियन सप्लाई है तो 1 मिलियन ही रहेगी, उसको अगर आपको 1 बिलियन करना है तो आपको नया कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करना पड़ेगा, आपके अपने यूजर्स को उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट से दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पे माइग्रेट करना पड़ेगा। नाउ दैट इज़ अ पेनफुल टास्क। अगर आपका प्रोजेक्ट एक डिसेंट लेवल पर आ गया है, आपके पास अच्छे खासे होल्डर्स हैं, आपके इंटीग्रेशन अच्छी जगह, बहुत सारी जगह पे हो गए हैं, सो यू नीड टू रीच आउट टू एवरीवन। हर किसी के पास जाना पड़ेगा आपको कि यार हम नया टोकन लॉन्च कर रहे हैं, प्लीज़ माइग्रेट टू दिस न्यू टोकन। सो इट्स नॉट एज ईजी एज यू डू इट इन ट्रेडिशनल इंडस्ट्री। सो इसीलिए ये प्रोसेस लंबा हो जाता है, बिकॉज इसमें बहुत ही बड़े लेवल पे माइग्रेशन चाहिए, सारी एप्लीकेशंस का माइग्रेशन चाहिए, सारे एक्सचेंजेस का माइग्रेशन चाहिए, ऑरेकल्स का माइग्रेशन चाहिए, तो उस प्रोसेस में टाइम लगता है। तो वही टाइम हमें भी लगा है और अभी भी लग रहा है, ऐसा नहीं है कि माइग्रेशन 100% कंप्लीट हो गया है, 10% माइग्रेशन अभी भी रह गया है। बहुत सी एप्लीकेशंस को उन सबको अभी भी माइग्रेट करना है, जो कि आई थिंक विल टेक अनदर 2 to 3 months। तो मतलब इसके सबसे बड़ा रीज़न यही था क्योंकि प्रोटोकॉल है और सब एक्सचेंजेस के पास जाना और सब लोगों के पास रिक्वेस्ट करना। बाइनेंस वाला पॉइंट भी बताना चाहोगे कि किस तरीके से उन्होंने, जैसे आपने भी अंदर बताया कि एक बार बाइनेंस की अनाउंसमेंट आ गई तो सारे एक्सचेंजेस ने। सी बाइनेंस का अल्टीमेट गोल क्या होता है ना, कि वो चीज़ों को तब लिस्ट करे विच मेक सेंस एज वेल, कि जब वहाँ पे ट्रैक्शन हो, लोग उसको यूज़ कर रहे हो। अगर वो कोई ऐसी चीज़ को लिस्ट कर देगा जो यूज़ नहीं करे, इट्स बैड फॉर द प्रोजेक्ट के लिए भी वो चीज़ खराब है कि वो बाइनेंस पे लिस्ट हो रहा है पर कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। सो दैट्स वेयर दे वर वेटिंग कि आपका माइग्रेशन है ना, वो माइग्रेशन आपका प्रोजेक्ट्स को अडॉप्ट करना पड़ेगा, औरों को भी अडॉप्ट करना पड़ेगा। जब वहाँ पे ट्रैक्शन गेन होगा देन वी विल लिस्ट, राइट। तब हम लिस्ट नहीं, बेसिकली वी विल डू द स्वैप, राइट। पुराने वाले से नए वाले में हम आपके आ जाएंगे जब वो करेंगे। वही उन्होंने किया है, उन्होंने लिस्टिंग नहीं करी है, इट्स री लिस्टिंग, राइट। सो उसी में टाइम लगा हमें कि बाकी जगह माइग्रेशन, बिकॉज माइग्रेशन इज़ नॉट ईजी, क्योंकि ऑलरेडी जो है आपके पूल्स बने हुए हैं, आपके टोकन को एज अ लेंडिंग टोकन यूज़ किया जा रहा है, लोगों ने लेंड कर रखा है, लोगों ने बोरो कर रखा है, तो वो पूरे माइग्रेशन में टाइम लगता है, बिकॉज एवरीबडी हैज़ टू माइग्रेट फ्रॉम ओल्ड टू न्यू। वही टाइम बाइनेंस में लगता है, सिंपल है। मैं जैसे इस टोकन को पर्टिकुलरली काफ़ी ट्रेड करता था, तो मेरे भी ओपन ऑर्डर्स थे, मतलब एंड नंबर ऑफ चीज़ें जो आपने तो मेन चीज़ें बता दी। अगर एज अ एंड यूज़र मैं बोलूँ कि अगर हम ट्रेड्स करते हैं तो ओपन ऑर्डर्स लगे होते हैं, सेल ऑर्डर्स लगे होते हैं, वो सारे कैंसिल होते हैं, तो इट वुड बी अ लॉट ऑफ वर्क फॉर अ सिंगल पर्टिकुलर एक्सचेंज एज वेल। और जब हम बात यहाँ पे कर रहे हैं कि हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स के साथ काम करना और फिर उन सबको समझाना कि कर दो, तब उसमें टाइम लगता ही है। बहुत पेनफुल प्रोसेस है वो, तभी मैं कह रहा हूँ ये सेंट्रलाइज इंडस्ट्री में ईजी होता है, पर यहाँ पे हमें क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नया डालना पड़ता है, इट्स अ वेरी पेनफुल प्रोसेस, बहुत पेनफुल है। और कुछ हमारी मतलब कम्युनिटी को आप बताना चाहेंगे कि जैसे नेक्स्ट ईयर बिटकॉइन की हाविंग है, इफ़ यू बिलीव कि आपने अपनी मतलब क्रिप्टो के अंदर साइकिल्स देखे कि 4 ईयर का किस तरीके से मार्केट बिहेव करती है, कि जब हाविंग होती है उसके बाद का जो 550 डेज़ का जो पीरियड होता है, भी जनरली अभी जो हमने जो पिछली 5 साइकिल्स देखी तो उसमें हमें न्यू ऑल टाइम हाई देखने को मिला। तो इस बारे में कुछ कहना चाहोगे कि या फिर ये वाला टॉपिक स्किप करते हैं? यार जनरली मैं ये टॉपिक स्किप करता हूँ, बिकॉज एज सी दिस इंडस्ट्री इज़ वेरी न्यू, राइट। आई एम नॉट फ्रॉम अ ट्रेडर माइंडसेट, सो मैं उस माइंडसेट से कभी चीज़ों को देखता ही नहीं हूँ कि यार ट्रेडिंग करनी है, कैसा करना है। सिंपल सी बात है, 10 साल बाद बिटकॉइन क्या होगा या जो भी करेंसी क्या होगी, सर्वाइव करेगी नहीं करेगी, उस पर्सपेक्टिव से आप करते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना कि आपको किसी के व्यूज़ में नहीं जाना। इनफैक्ट मुझे लगता है किसी को व्यूज़ देने भी नहीं चाहिए, बिकॉज वेरी वोलेटाइल इंडस्ट्री, यू शुड डू योर ओन रिसर्च। अगर आप किसी प्रोटोकॉल के संग इंटरेक्ट कर रहे हो, कहीं इन्वेस्ट भी कर रहे हो, तो आपको काफ़ी चीज़ें देखनी चाहिए, आपको रिसर्च करनी चाहिए, प्रोजेक्ट कैसा है, टीम कैसी है, कब से है, उसके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। उसके अलावा आप जिस भी कंट्री में हो वहाँ के लॉज क्या कहते हैं, राइट, दैट इज़ इंपॉर्टेंट एज वेल, यू शुड नॉट बाईपास लॉज, राइट। तो वो सब चीज़ें देख के आपको बिना किसी के उसमें मतलब आपको मेरी अगर मैं कुछ कोई आपको इन्फ्लुएंस देता भी हूँ, यू शुड नॉट लिसन टू मी, राइट, बिकॉज DYO अपनी रिसर्च तो खुद हमेशा इंपॉर्टेंट इन दिस इंडस्ट्री। क्योंकि अगर आप किसी के सिग्नल्स पे जाकर के कोई भी काम करते हो तो यू विल मोस्ट प्रोबेबली लूज समथिंग। यू शुड डू योर ओन रिसर्च बिकॉज इट्स योर हार्ड अर्न्ड मनी विच यू वांट टू पुट, सो यू शुड डू योर ओन रिसर्च। और आपने जैसे हमने अभी मतलब सेमिनार के अंदर सुना कि किस तरीके से, आई वुड से डिस्कशन के अंदर, सेमिनार नहीं डिस्कशन, सब क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो किस तरीके से बिटकॉइन इथेरियम वुड बी द स्टेबल करेंसी, मतलब ग्लोबल करेंसी आई वुड से। तो इसके बारे में कुछ बताइए कि क्या आपको लगता है कि ये आने वाले टाइम में जो होता है ना, एक रिजर्व करके रखते हैं सब लोग, तो इस बारे में कुछ इंसाइट? यार आई थिंक फ्यूचर में ऐसे ही होगा ना। स्टेबल करेंसी क्या होती है? जिस करेंसी को आप प्रोडक्ट्स यूज़ करने के लिए एज अ बेस करेंसी यूज़ करते हो, दैट इज़ अ स्टेबल करेंसी, राइट। जैसे आप हर चीज़ को वैल्यू INR से कर रहे हो, तो INR का वैल्यू तो कभी नहीं गिरेगा, INR का वैल्यू इज ऑलवेज 1 INR,
प्रोडक्ट महंगा सस्ता हो सकता है बिकॉज यू आर वैल्यूइंग इट एट INR. सो INR becomes stable, US dollar becomes stable. अभी प्रॉब्लम क्रिप्टो में क्या है कि वी वैल्यू एवरीथिंग इन US dollar. दैट्स व्हाई नथिंग इज स्टेबल इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री. बट फ्यूचर में ग्लोबल करेंसी अगर बिटकॉइन बन जाती है, सो एवरीथिंग विल बी वैल्यूड इन बिटकॉइन. नाउ वंस एवरीथिंग इज वैल्यूड इन बिटकॉइन, सो इट बिकम्स अ स्टेबल करेंसी. बहुत ही सिंपल लॉजिक है ना, मतलब. तो मैं उसी लॉजिक पे चलता हूँ कि मेरे हिसाब से इवन इफ इट्स नॉट अ करेंसी, इट्स अ ग्लोबल एसेट. आई डोंट सी इट एज अ करेंसी. ये बहुत ही बड़ा एक मिसनेमर है कि क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो एसेट्स बोलना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ नॉट करेंसी, दीज आर एसेट्स, राइट. तो वो जो है ग्लोबल एसेट बनेगा फ्यूचर में, और जब वो आता है समय, आई डोंट नो कितना टाइम लगेगा, 1 साल भी लग सकता है, 10 साल भी लग सकता है. बट वैन दैट हैपन्स इट विल बिकम स्टेबल, राइट, बिकॉज एवरीथिंग विल बी वैल्यूड इन बिटकॉइन. और मतलब काफ़ी सारे, अगर आप अब हम आपसे ये पूछे कि आने वाले, हम ये नहीं कह रहे कि बिटकॉइन हाविंग आ रही है तो मार्केट बुलिश ही होएगी, ऐसा पैटर्न अभी तक हमने देखा है, बट व्हाट आर यू बुलिश ऑन, कि आप कौन से टाइप के जो सेक्टर है, क्योंकि लोग मार्केट के अंदर अभी तक हम बोलेंगे कि जो लास्ट पास साइकिल थी 2016 2017 वाली, उसके अंदर फिर भी लोग बिटकॉइन, इथेरियम, आई वुड से रिपल के थ्रू एंटर हुए थे, जो न्यू एंट्रेंस होते हैं, क्योंकि वही मार्केट को आगे फिर बढ़ाएंगे. तो उसके बाद अगर हमने देखा 2020-21 का समय, तो उसके अंदर मीम कॉइन्स, डॉज और शिबा इनू. सो डू यू सी कि क्या आपको नया ट्रेंड दिखता है कि कौन से ऐसा मतलब सेक्टर है जो आपको लगता है कि हाँ आने वाले टाइम में परफॉर्म कर सकता है? पॉसिबिलिटीज़ है, लाइक इट्स नॉट कि वो करेगा ही, बट व्हाट आर दी ऐसे कौन से सेक्टर है जिसको आप लुकिंग फॉरवर्ड कर रहे हो? यार देखो, मैं टेक्नोलॉजी वाला आदमी हूँ, ठीक है. मुझे, आई एम नॉट अ क्रिप्टो गाय. मतलब ब्लॉकचेन का एक यूज़ केस क्रिप्टो करेंसी है, बट वही सिर्फ एक यूज़ केस नहीं है, राइट. वी ऑलवेज टॉक अबाउट क्रिप्टो करेंसी, मार्केट कैसा जाएगा, बट I am not bullish on the market per se because I'm not a trader, I'm not from that like particular background. I'm always like bullish on technology. तो ये टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी बुलिश है. आपने एक स्पेसिफिक सेक्टर अगर पूछा है जो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा, मतलब मल्टीपल सेक्टर्स जैसे कोई काफ़ी, हाँ, अच्छे प्रोडक्ट्स निकल के आएंगे जो एक पर्टिकुलर सेक्टर में. एक सेक्टर है आपका फाइनेंस सेक्टर. आई एम नॉट सेइंग DeFi, राइट, बिकॉज DeFi से बेटर हमें GFI बोलना चाहिए. तो फाइनेंस सेक्टर में अच्छे प्रोडक्ट्स निकल के आएंगे क्योंकि वहाँ पे इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का काफ़ी सॉलिड यूज़ केस है. मतलब वहाँ पे आप काफ़ी चीज़ें सॉल्व कर सकते हो. हमने देखा है कि क्रेडिट कार्ड्स जो है इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, फंड्स इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, बैंकिंग सिस्टम्स इस टेक्नोलॉजी पे आ रहे हैं, ETF टेक्नोलॉजी पे आ रहे हैं, राइट. तो उस पर्टिकुलर चीज़ में हम लोगों को काफ़ी नए नए प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे. उसके अलावा आई थिंक रियल वर्ल्ड एसेट्स जो है, जैसे भी डिजिटल ट्विंस की हम लोग बात कर रहे थे, वो सारी चीज़ें भी हमें इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काफ़ी आती मिलेंगी. एंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द क्रिप्टो प्राइस, बिगर थिंग इज़ एक्सेसिबिलिटी. बिकॉज अगर आप किसी इंडस्ट्री को, डोमेन को आप यहाँ पे लेके आते हो तो आप एक्सेसिबिलिटी बढ़ा देते हो. जो आपका यूज़र बेस है वो बढ़ जाता है. अभी सडनली अगर आपने कोई प्रोडक्ट यहाँ पे बिल्ड किया है तो उसका यूज़र बेस सिर्फ इतना ही बड़ा है. आप अगर चेन पे बिल्ड करते हो तो ब्लॉकचेन पे बिल्ड करो, आपका यूज़र बेस सडनली ग्लोबल हो गया, राइट. आप ग्लोबल ऑडियंस को आप टैकल कर सकते हो. सो जो वहाँ पे जो चीज़ें निकल के आएंगी RWAs में, जो अभी हम देखते हैं कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, सबसे बड़ी इंडस्ट्री तो RWA ही है ना, मतलब $multi trillion इंडस्ट्री है. जब वो यहाँ पे आएगा तो उसका यूज़र बेस और बड़ा हो जाएगा, तो इट विल बिकम लाइक $multi trillion इंडस्ट्री, राइट. सो वो एक बहुत सॉलिड यूज़ केस है मेरे हिसाब से, जो कि हम देखने वाले हैं कि आएगा. ऑलरेडी हो रहा है, उस पर काफ़ी काम हो रहा है, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी बिल्ड हो रहे हैं. सो कुछ एग्जांपल्स रियल वर्ल्ड एसेट्स के जिनको नहीं पता कि हाँ एक्चुअली में ये चीज़ें भी हो रही है. एनीथिंग इज़ रियल वर्ल्ड एसेट. जैसे एक चीज़ होती है इनवॉइस फाइनेंसिंग. जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जो बहुत बड़े ऑर्डर्स लेती हैं, जिनके इनवॉइस तो बन जाते हैं लेकिन उनको पेमेंट नहीं मिलती है, तो वो इनवॉइस फाइनेंसिंग के बेस पे जो है कुछ पेमेंट प्रोक्योर करते हैं और उसके बेसिस पे फिर गुड्स डिलीवर करते हैं, डिलीवरी करते हैं. उसके बाद फिर उन्हें पेमेंट मिलता है. कुछ इस तरीके से होता है. तो उसके लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की, हाँ, अगर वो सिस्टम्स बिल्ड हो रहे हैं जिससे कि वो जो पूलिंग कर पाओ, आप इनवॉइस फाइनेंसिंग कर पाओ, वो चेन पे कर पाओ. एक ये इसका सॉलिड यूज़ केस है. दूसरा है रियल वर्ल्ड एसेट्स का बहुत सॉलिड यूज़ केस है आपकी रियल स्टेट इंडस्ट्री जो है, इसको ब्लॉकचेन पे लेकर के आना कि आपके रियल एस्टेट एसेट्स हैं, इन्हें हम वहाँ पे लिस्ट कर पाएँ, वहाँ पे हम इनकी ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई कर पाएँ, रजिस्ट्री एंड ऑल प्रोसेस, द रजिस्ट्री, बाय सेल परचेज एवरीथिंग, राइट. पूरा उसका एक ट्रेस बना पाएँ. वो सब चीज़ें हैं. आपके होटल्स हैं, होटल्स के रूम्स हैं, ये सब चीज़ें उस पर जाएंगी कि बुकिंग भी है, वो सारी की सारी आपकी ब्लॉकचेन के थ्रू हो रही है, ताकि आप ये ना कर पाओ कि किसी आपने बुकिंग. अभी क्या होता है होटल्स में, मैंने एक 5,000 रुपये का होटल बुक कराया, मान लो इंडिया पाकिस्तान का मैच हो गया, ठीक है, एकदम से उसी डेट पे, अब वो होटल 1 लाख रुपए का हो गया, तो वो होटल मेरी बुकिंग कैंसिल कर देगा, राइट. अगर ये सब चीज़ें ऑन चेन हो ना, तो आई कैन प्रूव इट कि यार ये मैंने इतने में खरीदा था, ऐसे किया था, ये ऐप बुक किया था, आपने क्यों इसको कैंसिल किया विदाउट एनी रीज़न. नाउ दे हैव अ लायबिलिटी, राइट. और जो सब कुछ पब्लिक लेजर के ऊपर है, और वो उन्हें प्रूव करना पड़ेगा. कल के दिन वो कोर्ट में भी एडमिसिबल होगा, सब चीज़ें होंगी, राइट. सो वो डबल स्पेंडिंग नहीं कर पाएंगे चीज़ों की, राइट. या करने से पहले 4 बार सोचेंगे कि यार दिस इज़ लाइक विजिबल टू एवरीवन. अभी उन्होंने मेरा रूम कैंसिल कर दिया, किसी को पता, फॉर एग्जाम्पल, राइट, किसी को नहीं पता. लेकिन अगर वो चेन पे कैंसिल कर देते, हर कोई देखता है दिस होटल इज़ नॉट ट्रस्टवर्दी, ये तो यार रूम कैंसिल कर देता है, यहाँ बुकिंग नहीं करानी मुझे,
राइट. तो फिर वो चीज़ें कम हो जाएंगी, रेपुटेशन सिस्टम्स बिल्ड होने लग जाएंगे. तो वो सब चीज़ें मतलब आई एम वेरी मच लाइक फैसिनेटेड अबाउट इट कि वो सब चीज़ें ऑलरेडी स्टार्ट हो गई हैं. तो कब तक मैं मतलब जिस तरीके से मैं आपका विजन समझ पा रहा हूँ ना, जो ट्रांसपेरेंसी है हमारे को, तो मतलब आपने भी बोला कि किसी लेमैन को ज़रूरी नहीं है जानना कि पीछे बैकग्राउंड में एक वेब 2 टेक्नोलॉजी है, वेब 3 टेक्नोलॉजी है. तो जो जितना भी ईथर स्कैन या फिर पॉली स्कैन या फिर जितने भी बैकग्राउंड के अंदर हम जाके चेक करते हैं, वो वेरीफाई वाला सिस्टम जिस तरीके से अगर वो स्टार रेटिंग में आ जाएगा, तो जिस तरीके से हम जोमेटो पे, ट्रिप एडवाइजर पे देखते हैं कि उसकी रेटिंग क्या है, रियल वर्ल्ड एसेट की अगर हम बात करें, तो वो अगर आ जाएगा तो चीज़ें और आसान हो जाएगी. तो जो एक नॉर्मल यूज़र है उसका ट्रांसपेरेंसी और मतलब जो होता है ना कि हाँ चीज़ें कितनी ऑथेंटिक है, उसकी रेटिंग्स वगैरह, तो वो सब सारी ब्लॉकचेन पे आ जाएगा. देन यू कैन ट्रस्ट रेटिंग्स. अभी यार बहुत से लोग रेटिंग को ट्रस्ट ही नहीं करते इंडिया में, बोलते हैं कि अब फेक रेटिंग है, ये तो परचेज रेटिंग्स है, राइट. बट जब चीज़ें चेन पे होंगी तो यू कैन एक्चुअली सी कि यार दीज आर परचेज रेटिंग्स और दीज आर जेन्युइन रेटिंग्स. वो सब सिस्टम बिल्ड ऑलरेडी हो रहे हैं कि किस तरीके से हम वो सिस्टम्स बनाएं कि रेटिंग्स पे लोग ट्रस्ट करें. अभी कौन ट्रस्ट करे यार, बहुत ही कम लोग रेटिंग्स पे ट्रस्ट करते हैं ना. आप देखते हो यार कितनी रेटिंग है, अच्छा 10,000 रेटिंग्स हैं, इसमें से आधी से ज़्यादा तो ऐसा वही फेक होंगी, बॉट से बना ली होंगी, परचेज कर ली होंगी. तो दैट हैज़ टू चेंज. अब वो मेरे हिसाब से अब ये रियल वर्ल्ड एसेट से सारी चीज़ें चेन पे आने लग जाएंगी, तो इनके रेटिंग सिस्टम्स भी, रिव्यू सिस्टम्स भी चेन पे आने लग जाएंगे, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. लाइक ट्रेसेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अभी जो फिशिंग इंडस्ट्री है यूएस में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंज्यूमर कि मुझे पता हो कि मेरे प्लेट में फ़िश आ रहा है वो कहाँ से सोर्स किया गया था, इलीगली सोर्स किया था, लीगली सोर्स किया था, कैसे, और उसको किस टेम्परेचर में रखा है, मैं सड़ी फिश तो नहीं खा रहा, सही तरीके से रखा है. अभी वो सब ट्रेसेबिलिटी इज़ नॉट ईजी. धीरे धीरे वो सिस्टम्स ब्लॉकचेन पे मूव हो रहे हैं, तो सारी की सारी चीज़ें ब्लॉकचेन पे आ जाएंगी. एंड यू कैन रेस्ट एश्योर्ड कि यार ब्लॉकचेन पे टेम्परिंग नहीं है. मतलब ब्लॉकचेन ये नहीं बताता कि डेटा एंटर किया या सही है या गलत है. ब्लॉकचेन का काम ये नहीं है. ब्लॉकचेन का काम ये सेटिस्फाई करना है कि जो डेटा डाल दिया, चाहे वो सही है गलत है, उसको टेम्पर नहीं कर पाओगे आप, राइट. तो ब्लॉकचेन में आने के बाद कम से कम उन्हें ये पता है कि जो डेटा एंटर किया गया है एट मल्टीपल स्टेशंस, मल्टीपल लेवल्स, वो डेटा चेंज नहीं किया गया है. अब वो डेटा को सही है या नहीं है, वो ऑथेंटिसिटी प्रूव करना इज़ नॉट ब्लॉकचेन का टास्क. मैं एज अ ऑपरेटर गलत डेटा डाल दूंगा तो क्या कर लेगा ब्लॉकचेन? ब्लॉकचेन को वेरीफाई नहीं कर सकता, उसके लिए अलग टेक्नोलॉजीज़ है. तो काफ़ी फैसिनेटिंग चीज़ें हैं, आने वाली हैं फ्यूचर में. थैंक यू सो मच वंस अगेन सर कि आपने मतलब काफ़ी सारे ऐसे इंसाइट्स जिसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, रियल वर्ल्ड एसेट्स हो गए या फिर किस तरीके से जो आने वाली इंडस्ट्री है उसके अंदर जब ट्रांसपेरेंसी की बात आएगी और इस चीज़ की बात आएगी कि वो ट्रस्टलेसनेस, कि हाँ वो ट्रस्ट कर सकता है इस चीज़ को कि हाँ इसके अंदर डेटा हैम्पर नहीं हो सकता. तो आपने काफ़ी सारे इंसाइट्स दिए. कोई लास्ट मतलब हमारे व्यूअर्स के लिए या कम्युनिटी के लिए? यार लास्ट तो यही है कि काफ़ी फैसिनेटिंग इंडस्ट्री है, बहुत ही बढ़िया इंडस्ट्री है. और आई थिंक इंडस्ट्री सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट 14 साल तो हो गए हैं, 14.5 ईयर्स हो गए हैं, राइट. तो अगर कोई इंडस्ट्री इतने लंबे समय तक सर्वाइव कर गई है, सो कुछ तो बात होगी इंडस्ट्री के अंदर, राइट. सो आई थिंक इट इज़ हेयर टू स्टे, इट इज़ हेयर टू सर्वाइव. सो आपको इसमें, और अभी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसके अंदर, बिकॉज अभी जितना बिल्ड होना है उसका 1% भी बिल्ड नहीं हुआ है. इनफैक्ट स्टार्ट भी नहीं हुआ है. सब चीज़ें अपने V0 पे हैं, वर्जन 0 पे हैं अभी, राइट. ये दिस इज़ द स्टार्टिंग ऑफ द फ्यूचर, दिस इज़ नॉट फ्यूचर, राइट. अभी हम लोग सब कोई POC कर रहे हैं, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट्स, कि क्या होना चाहिए, कैसे, किसी को समझ में नहीं आ रहा. तो इस इंडस्ट्री में बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है. तो अगर आप किसी भी फील्ड में कुछ भी कर रहे हो, आप डेवलपर हो तो आपके लिए मैसिव अपॉर्चुनिटी, आप मार्केटर हो तो मैसिव अपॉर्चुनिटी है. सो मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि एक बार ट्राई करके देखो इस इंडस्ट्री को, आप आकर के देखो, थोड़ा काम करके देखो, एंड यू विल लव इट. थैंक यू सो मच वंस अगेन. और मतलब हमारे को काफ़ी ग्रेट इंसाइट्स मिले. और जैसा आपने ये लास्ट पॉइंट ऐड ऑन करा ना कि डेवलपर है तो यू आर ग्रेट, आपके पास तो है ही मतलब सोने की खदान अगर आप देख नहीं रहे हो. पर जो भी मार्केटियर हो गए या फिर और प्रोजेक्ट मैनेजर हो गए, इनफैक्ट हमने कुछ ऐसे लोगों को भी इंटरव्यू करा जो हायर ही उन लोगों को कर रहे हैं. मतलब उनका काम ये है वर्किंग प्रोफेशनल्स को वेब 2 से वेब 3 में लाना. सो इस टाइप के स्टार्टअप्स भी हैं मार्केट के अंदर, तो मेरे को काफ़ी अमेज होता है. तो आई थिंक अब मैं आपको और ज़्यादा समय नहीं लेता, आपने हमारे को काफ़ी ग्रेट इंसाइट्स दिए. सो साइनिंग ऑफ आई वुड से. चलो यार, थैंक यू. थैंक यू. नाइस मीटिंग यू. पावर्ड बाय देसी क्रिप्टो.